Hello everyone. So let's begin the reading and analysis of today's The Hindu newspaper, the editorial portion. So the first article here is Keeping the Peace. So this article's this article talks about the rising tension between India and China on the border, and this is happening from the last 4 weeks. In the recent weeks, what has happened? The tension between on the LAC, the line of actual control, has risen. India and China border is witnessing the highest tension since the Doklam standoff in 2017. So it has been 3 years, and due to the strategic diplomacy between Narendra Modi and Xi Jinping, for the last 3 years there was considerable peace on the LAC. But now the recent events, the rising tension on the LAC is a worrisome thing. So 2017 के बाद क्या हुआ था? डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद, जहाँ पे इंडिया और चाइना का मतलब प्रॉपर, इट वाज लाइक इंडिया वाज गोइंग इनटू अ वॉर बिकॉज ऑफ दैट, बट ड्यू टू द डिप्लोमेसी एट दैट टाइम ऑल्सो, दैट वाज कूल डाउन, द मैटर वाज कूल डाउन. और उसके बाद 2005 और 2013 के जो प्रोटोकॉल्स हैं LAC पे ना, चाहे कोई भी बॉर्डर हो, एक प्रॉपर सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हर एक कंट्री को फॉलो करने होते हैं. तो इंडिया और चाइना के बीच में भी यही है. 2005 और 2013 में कुछ प्रोटोकॉल सेट किए गए और उसको इंडिया एंड चाइना फॉलो करते हैं. तो इसी चीज़ को देखते हुए हमारे जो आर्मी चीफ जनरल हैं मनोज नरावने, on 14th May he delivered a statement and which was aimed to cool down the temperature. So हमारी तरफ से तो ये हो रहा है कि हम जो प्रॉब्लम है, जो मैटर है, उसको एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं. बट सेम टाइम में और May 19 चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने हमारे ऊपर एक्यूजेशन लगाया कि वी आर अटेम्प्टिंग टू यूनिलेटरली चेंज द स्टेटस ऑफ LAC. सो वो हमारे ऊपर एक्यूजेशन लगा रहे हैं एंड दिस इज़ नॉट समथिंग गुड. अगर आप ये एक्यूजेशन गेम शुरू कर देते हो, कोल्ड वॉर गेम शुरू कर देते हो, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है. अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, जब हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं अपने साइड पे, लाइक we have recently completed the Darbur-Shok Daulat Beg Oldi road. This road connects Leh to Karakoram Pass, so it is a very important road built by India. तो चाइना को इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब चाइना के बारे में ना एक बड़ी अजीब सी चीज़ है. जब वो खुद कुछ करते हैं तो दैट इज़ ऑल राइट. हमारे क्लेम टेरिटरी में, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, POK में जाके वो रोड बना रहे हैं, दैट इज़ ओके. बट हम अपनी टेरिटरी में, जो कि वो क्लेम कर रहे हैं, बट स्टिल एक सीज़ फायर तो बन रखा है ना इतने सालों से, हम अपनी टेरिटरी में कुछ बना रहे हैं तो हम गलत हो गए. तो चाइना के लिए ये अजीब सी बात है कि वो हमेशा ना बुली करना चाहता है आसपास के नेशंस को. वो चाहे आप 9 डैश लाइन से देख लो, चाहे तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के ऊपर देख लो. सो तो चाइना का क्या है कि इंडिया इज़ वेल विद इन इट्स राइट टू कैरी आउट कंस्ट्रक्शन वर्क, बट बीजिंग जो है इसके खिलाफ बोले चले जा रहे हैं. अब इंडिया को भी पता है दिस इज़ नॉट 1962. हाँ ठीक है, हम एक बार वॉर में हमारी डिफ़ीट हुई है, बुरी तरह डिफ़ीट हुई थी, वी एक्सेप्ट दैट, बट दैट वॉज अ डिफरेंट सिचुएशन. नाउ वी हैव बिल्ड आवर सेल्फ. हमें पता है कि हमारे जो नेबरिंग नेशंस हैं वो कितने हॉस्टाइल हैं और वो कभी भी कुछ कर सकते हैं, एंड वी कैन नॉट ट्रस्ट देम. सो वी हैव बिल्ड आवर बेस हियर ऑल्सो. सो अब ऐसा सिचुएशन नहीं है कि आप बुली कर ले जाओ और हम चुपचाप बैठे रह जाए और हम कुछ ना बोलें इस चीज़ पे. बट अगेन, किसी भी कंट्री के लिए वॉर जो होता है ना,
वो सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, बिकॉज वॉर डजंट ब्रिंग एनी गुड टू एनी कंट्री, टू एनी साइड. सो इस चीज़ को, और स्पेशली इस टाइम पे जब हमारा इकोनॉमिक सेटबैक लग रखा है, हम कोविड-19 से फ़ाइट कर रहे हैं, हमें नहीं पता हम कितने अच्छे पोजीशन पे हैं, तो उस टाइम पे किसी भी कंट्री से वॉर मोल लेना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन. सो इस टाइम पे जो अभी वे फॉरवर्ड हो सकता है यहाँ पे, वो यही है कि इंडिया और चाइना को समझना चाहिए कि हमें अपने बाउंड्री जो भी हमने सेट किया है प्रोटोकॉल, उसको हम फॉलो करें. अभी कोई भी ऐसी चीज़ें ना करें जिसकी टेंशन्स एस्केलेट हो जाएं. सो विद बोथ कंट्रीज इन द मिड्स ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल पैंडमिक, द टाइम टू पुश फॉर सेटलमेंट ऑफ टू अ डिस्ट्रैक्टिंग प्रोट्रैक्टेड डिस्प्यूट इज़ नाउ. यहाँ पे इस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि दिस इज़ द अपॉर्चुन टाइम कि हम जो अपने सेटलमेंट है, बाउंड्री जो सेटलमेंट है, वो हम उसको कर लें. LAC की साइड में देखिए, पता है क्या होता है, बाउंड्री सेटलमेंट अकॉर्डिंग टू माई व्यू, अगेन दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री टू प्रॉस्पर. जैसे कि बांग्लादेश में जो अमेंडमेंट ला के हमने कॉन्क्लेव एक्सचेंज किए और प्रॉपर हमने सेटल कर लिया कि ये हमारी बाउंड्री है, ये आपकी बाउंड्री है, मतलब ये आपका एरिया है, ये हमारा एरिया. तो उससे क्या होता है कि आप उन सब चीज़ों से हट के कि किसके टेरिटरी में कौन इंक्रोच कर रहा है और क्या हो रहा है उसमें, इस चीज़ से हट के आप डेवलपमेंट के बारे में सोच पाते हो. तो बाउंड्री सेटलमेंट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एनी कंट्री. येस, द मैप विल चेंज, बट वंस एंड फॉर ऑल दिस सेटलमेंट विल ब्रिंग पीस टू बोथ द कंट्रीज़. सो द सेकेंड आर्टिकल इज़ अ डबल डिज़ास्टर. सो अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा, मतलब दैट सुपर साइक्लोन अम्फान has struck the borders of West Bengal and Odisha. It struck the borders on 20th May at 2:30 p.m. and since then 72 people have died in Bengal. So हमारे पास अभी तो एक डिज़ास्टर था ही, और ये एक सुपर साइक्लोन जो कि काफ़ी सालों बाद ऐसा सुपर साइक्लोन का फॉर्मेशन हुआ है, and struck the borders of West Bengal and Odisha, and millions of lives since then have paralyzed. So although due to the advancement in technology, Indian Meteorological Department was able to forecast the cyclone step by step, and उन्होंने पूरा डेटा दिया कि हाँ कैसे साइक्लोन फॉर्म हुआ है, कितनी तेज़ी से स्ट्रक करेगा. बट इवन देन वी कैन नॉट अवॉइड द मिस हैपनिंग्स, राइट. अब वो स्ट्रक करेगा तो ऑब्वियसली वहाँ का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़राब होगा, हम उस चीज़ को नहीं रोक सकते. तो और स्टेट्स के पास, स्टेट जितने भी जो कोस्टल एरियाज़ के स्टेट्स हैं, एंड साइक्लोन इज़ ईयरली फिनोमिना, मतलब हर साल आता है, चाहे थोड़ा कम इंटेंसिटी का आएगा बट आता है. तो हर एक स्टेट अपना एक प्रॉपर सेट ऑफ प्रोटोकॉल फॉर्मेशन कर रखा है, एंड वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं, लाइक एवैक्यूएशन, अरेंजिंग फॉर बैकअप पावर, वार्निंग पीपल टू स्टे फार फ्रॉम द कोस्ट, designating a strong building as cyclone shelters, and providing for at least a week's supply of cooked food, besides medical supplies. So these are the things which are taken into account by the state disaster relief operations that are conducted by the state government, the police there, and the state disaster relief forces there. So this time इज़ नो डिफरेंट. साइक्लोन आया है और हम ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अ डबल चैलेंज, बिकॉज अभी कोविड-19 का पैंडमिक जो थ्रेट है वो गया नहीं है, एंड वी आर स्ट्रेसिंग अपॉन सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रॉपर हाइजीन, सैनिटेशन, एंड एट द सेम टाइम दिस साइक्लोन हैज़ स्टक इंडिया, एंड इट इज़ अ वेरी इनऑपॉर्चुन टाइम. बिकॉज आप क्या करते हो जब भी कुछ कैलामिटी आता है, लाइक फ्लड, लाइक साइक्लोन, तो हम लोगों को एक सेफ़ प्लेस पे ले जाते हैं जहाँ पे वो साइक्लोन से बच सकें, एंड दीज सेफ प्लेसेस आर, अब ये खुले मैदान तो हो नहीं सकते,
these would have been a building with a strong foundation which is strong enough to resist the cyclone. So अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जा रही है. सो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उड़ीसा एंड बंगाल के, दे हैव अ वेरी मतलब सिग्निफिकेंट चैलेंज दिस टाइम to maintain the hygiene and maintain the social distancing at that places also, and along with that they have to test the people because testing अब बहुत नेसेसरी हो गई है वहाँ पे. एक तरफ तो उन्हें साइक्लोन की जो भी चीज़ें हैं वो देखनी है कि उनको फूड मिल रहा है, उनको सही वाटर मिल रहा है कि नहीं लोगों को, एंड उसके साथ साथ उन्हें कोविड-19 की टेस्टिंग भी करनी है. और कोई भी ऐसा केस आता है, उन्हें लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, यहाँ पे केस आ गया, तो उन्हें उस तरह से क्विकली रिएक्ट भी करना है. सो इंडिया इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एट द सेम टाइम, एंड thanks to all the workers out there, thanks to all the administrators out there who are working day and night to keep India safe. So यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में इसकी बात की गई है कि वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, शी हैज़ अपील फॉर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर, एंड येस अगर कुछ ऐसा कैलामिटी आता है तो सेंटर स्टार्ट्स असिस्टिंग द स्टेट टू डील विद दैट कैलामिटी. नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड से वो फ़ंड निकालना शुरू करते हैं, वो एक्स्ट्रा फ़ंड एलोकेट कर सकते हैं, वो NDRF को वहाँ पे भेज सकते हैं, जो कि भेजा भी गया है. तो अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज़ भी हो रही है कि हमारी जो एयरवेज़ हैं, जो कि अनलकली बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक उन्हें सेटबैक लगा हुआ है, एंड शायद इस पैंडमिक के बाद आई डोंट नो कितनी एयरलाइंस जो हैं इस पैंडमिक को, इस इकोनॉमिक सेटबैक को झेल पाएंगी. तो बट अभी जो है एयरवेज़ जो होती हैं, they are a major like support for any calamity like situation. So यहाँ पर भी जो कोलकाता एयरपोर्ट है, एक दिन बाद ही साइक्लोन के हिट करने के बाद उसे खोल दिया गया, और जितने भी ज़रूरत के सामान हैं, NDRF पर्सनल्स हैं, उन्हें भेजा गया है वहाँ पे, और वो लोग सिचुएशन को नॉर्मल करने में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं. So while the battle against the virus may yet be won sooner or later, India must strengthen its response capabilities for a never-ending cycle of storms along its coastline. So storms are a yearly phenomena, and India has been devastated by it now and then, and जितना भी हो सके उतना हम इम्प्रूवमेंट करते ही रहना चाहिए to tackle this calamity. Third article is the lockdown has highlighted stark inequalities. The content of this article is related to the social and economic inequality which has emerged due to the pandemic. The novel coronavirus is a global threat, but the pandemic has led an uneven impact across countries. The lockdown has sharpened the edges of inequality even further. Many countries have imposed lockdown, but not as stringent and severe as the Indian one. What is more, the largest lockdown in the world with hardly any safety net was imposed at a 4-hour notice. So यहाँ पे इस आर्टिकल में ये बात कही जा रही है कि ये जो डिसीज़न था कि 4 घंटे के अंदर अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आके ये ऐलान कर दिया कि देयर वुड बी अ लॉकडाउन, एंड दैट वुड बी फॉर अ 21 days पीरियड, एंड नोबडी न्यू कि ये कब ख़त्म होना था, ये इसका क्या होना था. तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि राइटर यहाँ पे क्यों इसे एक डिज़ास्टर्स डिसीज़न कहते हैं, बिकॉज़ ये जो लॉकडाउन अनाउंस हुआ, इसमें कोई सेफ्टी नेट के साथ ये अनाउंस नहीं हुआ था. देखिए, 2 सेट ऑफ पीपल रहते हैं, और जो लोग कह रहे हैं कि द वायरस डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रिच एंड द पुअर, आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, बिकॉज हाँ ठीक है कि वायरस किसी को भी हो सकता है, बट वायरस कहाँ ज़्यादा चांस है होने का.
वहाँ जो एक वेल सैनिटाइज्ड होम में रहते हैं, जो एक कोना कोना घर का सैनिटाइज करके रह रहे हैं, जो घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो पूरे प्रिकॉशन ले रहे हैं, जिनके पास प्रोटेक्टिव किट है, मास्क है, ग्लव्स हैं, या एक ऐसे पुअर स्टाटा के पर्सन को जहाँ पे वो एक क्लोज्ड स्पेसेस में रहते हैं, जहाँ पे एक ही घर में शायद एक ही कमरे में 4 या 5 लोग रहते हैं, उनके पास उन्हें पता है कि आज के रात का खाने का हमारे पास पैसा है, नेक्स्ट दिन से हम भूखे मरने वाले हैं, तो हमें बाहर निकलना ही निकलना है। तो किसको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा? तो मे बी येस, द वायरस इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द पुअर एंड द रिच, इट इज़ इन्फेक्टिंग anybody, but we cannot deny the fact that poor and the vulnerable are at the most vulnerable position. तो यहाँ पे राइटर यही कहते कि जो ये लॉकडाउन हुआ था, ये कहीं ना कहीं एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक प्रॉपर सेफ्टी नेट के साथ नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो हमने इतने दिनों में जो माइग्रेंट क्राइसिस देखी है इंडिया में, मतलब लिटरली आई सपोर्ट द लाइक वॉट एवर द स्टेप्स द गवर्नमेंट टेक, वॉट एवर द गुड दे डू टू द पीपल, आई सपोर्ट दैट थिंग, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई ऑल्सो अग्री दैट माइग्रेन क्राइसिस जो इमर्ज हुआ, शायद ये रोका जा सकता था, शायद ये कम इसका इम्पैक्ट दिखता अगर थोड़ी सी प्लानिंग हो जाती, अगर थोड़ा सा सेफ्टी नेट दे दिया जाता, जैसे कि बाकी कंट्रीज़ में किया गया। वैसे अगर इंडिया में उसी टाइम पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता मनी का इन जनधन अकाउंट में, तो शायद लोग इतना ज़्यादा बेचैन नहीं हो जाते अपने घर वापसी के लिए, एंड शायद ये जितने भी इतने सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, so many people died in road accidents, on railway tracks. A person did suicide because he was not able to feed his wife and his children, and a 12-year girl died due to continuous walking. All these news were like heartbreaking. तो ये जो सिनेरियो जो बन के आया, वो शायद हम थोड़ा मिनिमाइज़ कर सकते थे, हम इस चीज़ को शायद रोक सकते थे अगर हम थोड़े से प्लानिंग और थोड़े से और अच्छे से हम इस चीज़ को हैंडल करते हैं। एंड ऑल्सो एक रिपोर्ट के हिसाब से 140 मिलियन पीपल आर गोइंग टू लूज़ देयर जॉब, एंड जो अंडर एम्प्लॉयमेंट जो ऑलरेडी इंडिया में बहुत ज़्यादा था, वो और बढ़ने वाला है। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब जो एक कोई भी पर्सन अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसके कम पे जॉब करता है, लाइक इफ़ अ पर्सन इज़ अ बायोटेक, इज़ अ बीटेक इन समथिंग, एंड ही इज़ डूइंग द वर्क ऑफ अ क्लर्क, ही इज़ अंडर एम्प्लॉयड। सो the writer here is saying about the in this paragraph, it is she's mentioning that 2000 road crashes happened, 368 death happened from March 25 till date. So इन डेथ को भी तो मतलब ये कोविड-19 रिलेटेड ही डेथ मानी जाएंगी ना। देन होम मिनिस्ट्री ने ये अनाउंस किया कि जो भी शॉप्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं, दे शुड पे वेजेस टू वर्कर्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन। बट अगेन ओनस सिटीजन पे डालने का एक मतलब, yes, it is good on a very humanitarian basis. The people should do that. They should not cut wages. But अगर उनके पास उनका बिजनेस खुद ही एक स्टॉलमेट पे आ चुका है and they are not working, how can you expect them to pay the wages of their workers? And on the other hand, you are not sufficing them with proper financial transfer or tax rebate or something, then how can you expect them to to pay the wages? So एक हर्ष मंदर, social activist Harsh Mandar asked the Supreme Court to order the government to pay wages. So here Supreme Court ordered that गवर्नमेंट तो नहीं पे कर सकती, बट प्राइवेट कंपनीज़ को भी फोर्स ना किया जाए वेजेस पे करने के लिए।
Since then, the government has dropped the crucial order. Clearly, the court has readily accepted the government's assurance that it was looking after migrant laborers. But क्या सच में ये चीज़ हुआ है? मतलब कितने लोगों को खाना पहुंचा, कितने लोगों को जो मदद जो बोली गई थी, फॉर एग्ज़ाम्पल, और अगर पहुंची भी तो कितना हेल्पफुल होगी ये? 1500 के जो फ़ंड ट्रांसफ़र है उसका पहला इंस्टॉलमेंट 500 लोगों तक पहुंचा है, कुछ लोगों तक पहुंचा है, वो भी सारे लोगों तक नहीं पहुंचा है। और 500 में आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो? एक फैमिली को रन कर सकते हो आप? कितने दिन तक रन कर सकते हो? So it has been written here that government has did, that it has put the onus on citizens, and Prime Minister Narendra Modi in one of his national addresses asked each citizen to help 9 poor families during the lockdown. So this is a very it's not a very bad thing to do. ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हाँ, सबको जितना हो सके जितना मदद कर सकते हैं उन लोगों को करना चाहिए। बट एक छोटा सा इसमें बात ये है कि अगर आप जैसे आपसे इस कैलामिटी के टाइम पे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट हेल्प करने आएगी सामने, एंड एट द सेम टाइम अगर आप ये कह रहे हो कि द ओनर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फीडिंग द पुअर इज़ अपॉन द सिटीजन, then at somewhere you are diverting that responsibility to the citizens. तो ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट था। यस, आप अपनी मदद के साथ साथ अगर आप लाते तो शायद वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता, शायद वो ज़्यादा लोग सुनते। पर यहाँ पे गवर्नमेंट में उस टाइम पे सिर्फ सिटीजन्स पे ये ओनस डाल दिया। अगेन, अगर हम इस 20 लाख करोड़ पैकेज को भी देखें जो कि 10% ऑफ जीडीपी माना जा रहा है, बट इसके बारे में एक प्रॉपर डिस्कशन किया जा सकता है कि ये जो 20 लाख करोड़ पैकेज है इसमें ज़्यादातर जो है वो लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट के लिए है। लाइक 3 लाख करोड़ लोन दिया जाएगा एमएसएमईज़ को, या स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जाएगा। तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो पैसे का होता है ना, जैसे कि काफ़ी कंट्रीज़ में किया गया, तो जैसे कि स्पेनिश गवर्नमेंट unveiled sweeping reforms that led to nationalization of all private hospitals. Then UK extended worker furlough program that pays people idle by the pandemic till the end of October. तो 1-2 मंथ नहीं, अक्टूबर तक के एंड के लिए यूके ने प्रॉमिस कर दिया है कि हम पे करेंगे। एंड यूएसए का जो पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम है दैट इज़ समवट सिमिलर टू द यूकेज़ प्रोग्राम। सो यहाँ पे ये लोग डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैश, ताकि कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम मिल जाए इन लोगों को, और तब तक लोग जो अनएम्प्लॉयड हुए हैं उनको थोड़ी सी राहत मिल जाए। बट इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में ट्रांसफ़र ऑफ कैश इन द पास्ट 2 months ऑफ लॉकडाउन could have mitigated the most heartbreaking migrant crisis since the partition of 1947, but this was not done, and because of which जो हमने इतने सारे हार्ट ब्रेकिंग जो सीन्स देखे मीडिया में, दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस ruthless approach of solving the issue. Even governments ideologically committed to conservatism was loosening their purse strings, but the BJP government has done nothing of the sort. So in the event, acute distress and disempowerment of the most vulnerable has further deepened existing social inequalities of Indian society. So देखिए, अगर कभी भी कोई कंट्री जो है वो ग्रोथ उसकी रुकती है तो इनइक्वालिटीज़ इंक्रीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में भी साफ दिख रहा है। चाहे वो लेबर एक्ट को, चाहे वेजेस एक्ट को अगर वो डाइल्यूट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को लॉन्ग टर्म में भी वो और ज़्यादा एग्जैजरेट करने वाला है। इसके बाद इट हैज़ बीन रिटन इन द आर्टिकल द प्रोविज़न ऑफ ग्रेटर प्राइवेटाइजेशन। सो यहाँ पे मुझे भी थोड़ी सी, मतलब अभी स्टार्टिंग के फेज़ में ये चीज़ लगी कि ये जितने भी इन्होंने 20 लाख करोड़ पैकेज में जो भी बात कही है, ग्रेटर रोल गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर, दीज आर रिफॉर्म्स, दीज शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अ स्टिमुलस पैकेज। सो जहाँ पे स्पेन जो है
वो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी नेशनलाइज कर रहा है, वो ओनर्स अपने हाथ में ले रहा है कि ठीक है हम देखेंगे कि क्या हेल्थ। तो उसमें क्या होता है ना, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेते हो तो आप लाइबल होते हो बोलने के कि आपने कितना वर्क किया है इसमें। तो स्पेन वो कर रहा है, बट हम ऑन द अदर हैंड वी आर प्राइवेटाइजिंग थिंग्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म economic impact and long-term solutions. And what we needed this time to save those migrant workers, to save those families. So एक यहाँ पे वेलकम स्टेप है जो 40,000 मनरेगा में ज़्यादा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, 40,000 करोड़। दैट वुड बी अ वेरी वेलकम, दैट इज़ वेरी वेलकम स्टेप, बिकॉज जो माइग्रेंट वर्कर्स वापस गाँव गए उनको कुछ काम मिल जाएगा वहाँ पे एंड दे वुड बी एबल टू सर्वाइव देयर। एंड इसके अलावा इस आर्टिकल में ये बात कही गई है कि फॉरेन कैपिटल को इंक्रीज़ करा जा रहा है, लाइक FDI हैज़ बीन लिबरलाइज्ड एंड many sectors like coal, defense, production, space travel and other areas are now open to the private sector. These contentious pieces of economic reforms wouldn't be counted as a rescue package anywhere. So rescue package में नहीं आता है। तो यहाँ पे कंसर्न यही है कि we are not against these reforms. It is good to like privatize things so that efficiency improves in any institution, but privatization at this point of time is like not very welcoming. So जो गवर्नमेंट का जो मनरेगा और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो एक्स्ट्रा डिवोल्यूशन है फंड्स का, दिस इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप एंड ये थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर देगा सारे लोगों को, मतलब जो भी लोअर स्टार्टा में जो है, जो वल्नरेबल पोजीशन में है, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। The article is a violation of right found but no remedy given. So ये जो आर्टिकल है it revolves around the prohibition of 4G network in Jammu and Kashmir. तो ये आर्टिकल जो है वो स्टार्ट होता है एक मैक्सिम के साथ, ubi jus ibi remedium, where there is a right there is a remedy. So हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने भी इस चीज़ का बहुत ध्यान दिया था एंड हमें बहुत सारे राइट्स देने के साथ साथ उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइट हमें दिया, दैट वाज आर्टिकल 32, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी ऑफ आवर राइट्स वी कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द रेमेडी। एंड सुप्रीम कोर्ट को एक अथॉरिटी बना दिया जहाँ पे वो राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके सारे सिटीजन के लिए। सो ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने भी सोचा था कि सिर्फ राइट देना काफ़ी नहीं है, उस राइट को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड रिसेंटली इन जम्मू कश्मीर केस व्हाट इज़ हैपनिंग, तो 11 मई को इन द फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केस, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना कि देयर हैज़ बीन अ वायलेशन ऑफ राइट एंड जो कि सही नहीं है, तो दे एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट देयर हैज़ बीन अ वायलेशन ऑफ राइट। इंटरनेट इज़ अ बेसिक राइट, इज़ अ फंडामेंटल राइट नाउ आफ्टर द अनुराधा भसीन्स verdict given by the Supreme Court, but they did not come out with a remedy. वो रिट इशू कर सकते थे स्टेट को सीधे सीधे, उनके पास ये अथॉरिटी है, बट दे डिड नॉट डू इट। एंड ऑन द अदर हैंड दे आस्क्ड टू फॉर्म अ कमिटी जो कि एग्जीक्यूटिव्स ही कंस्टिट्यूट करेंगे, मतलब कि जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सॉरी अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे बिकॉज इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी। सो उन्हीं से एक कमेटी का फॉर्मेशन होगा और वो डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे राइट जो है, जो फंडामेंटल राइट ऑफ इंटरनेट है, वो वायलेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथ में लेनी चाहिए थी ये बात और ये बताना चाहिए था कि yes there has been a violation of right and yes this is the remedy, the state should take action into it, but
सुप्रीम कोर्ट व्हाट द सुप्रीम कोर्ट डिड इन दिस केस कि एक कमेटी बना दिया उन्होंने जो कि उन्हीं लोगों से बनी है जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं ये चीज़. तो समवॉट दिस इज़ अ it has reversed the age-old principle that no person shall act as a judge in his own case, in his own cause. So here the writer talks about the vagueness of purpose. यहाँ पे जुडिशरी का जो रोल है वो प्रोटेक्टर की तरह है और यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं उस रोल को प्रॉपरली निभाया नहीं है. जनवरी में जब अनुराधा भसीन का केस था, the court recognized something akin to the fundamental right to access the internet, and this judgment was widely acclaimed. But what use is the fashioning of a new right to the people of Jammu Kashmir if a decision on whether that right has been violated is consigned to the very authority that made the original call? So this is something the writer is talking about. So in fact जो petitioner थे फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल केस में, उन्होंने यही बोला कि जैसे कि अनुराधा भसीन केस में कहा गया था कि इंटरनेट वायलेशन ऑफ इंटरनेट प्रोहिबिशन ऑन इंटरनेट इज़ नॉट ओनली अ वायलेशन ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बट इट इज़ ऑल्सो एन वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, फ्री ट्रेड एंड हेल्थ ऑल्सो. बिकॉज जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी तो हिंडर हो रही हैं. ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें भी तो हिंडर हो रही हैं. दीज आर बेसिक राइट्स ऑफ एनी पर्सन. सो तो इसलिए यहाँ पे पेटिशनर जो है थोड़ा सा मतलब दे आर नॉट वेरी satisfied with the court's judgment because of this thing, because the court has ordered now that the executive should form a committee and they should decide whether the right has been violated in that territory or not, and if it has been done, then what kind of remedies should be there, and this onus has also been shifted to that executive part only. So this is something worrisome, but we have to take into account this thing also, that the situation of Jammu and Kashmir is not as same as anywhere else, and lots of security personnel dies protecting the security, maintaining the security and integrity of India, and protecting the citizens there. So there is a sort of, the court also realized this thing, and because of that उन्होंने एकदम ही ये नहीं बोल दिया कि हाँ तुरंत आप इंटरनेट कनेक्शन जो है पूरा नॉर्मलाइज कर दो, हर चीज़ शुरू कर दो. बिकॉज कोर्ट ऑल्सो नोज़ दैट जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है वो सेम नहीं है हर जगह से. वहाँ पे इंटरनेट का फ्री फ्लो इट कैन लीड टू डेलीटोरियस इफेक्ट ऑल्सो. वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं, टेररिज्म की जो लेक्चर्स हैं वो भी तो ईज़िली सर्कुलेट हो सकते हैं. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस पर अभी इतना तुरंत ही एक्शन लेना ज़रूरी नहीं है, एंड देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड द ह्यूमन राइट. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. वी कैन नॉट अंडरमाइन द नेशनल सिक्योरिटी ऑल्सो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ट्रस्ट शुड बी बिल्ड बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, बिटवीन द जुडिशरी एंड द पीपल, जिनकी गवर्नमेंट एक्चुअल में होती है. तो ये जो स्टेप लिया गया था जम्मू कश्मीर को प्रॉपरली इंटीग्रेट करना एंड आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, इसका इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म में ही दिखेगा जब चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, जब पीपल विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इंस्टेड ऑफ टेररिज्म एंड फाइट. सो इन सब से जब बढ़ के जब इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी तो धीरे धीरे जाके कहीं जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप होना शुरू होगा बिटवीन द सिटीजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एंड द पीपल अराउंड देयर, द सुप्रीम कोर्ट, द एग्जीक्यूटिव. सो ये ट्रस्ट तभी बिल्डअप करना शुरू करेगा. एंड इसमें आर्मी का भी बड़ा रोल है. आर्मी भी बहुत सारे स्कीम्स लेके आती है, पॉलिसीज़ लेके आती है ताकि वो इंटीग्रेट कर सके, कहीं ना कहीं ये जो रेडिकलिज्म है जो जम्मू कश्मीर में ग्रो कर रहा है उसको रोक सके. सो इस चीज़ को बैलेंस में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हुआ है. सो दिस एंड्स आवर 4th आर्टिकल ऑल्सो, एंड आई होप यू गाइज हैव
gained something from this video, and if you think that this video is informative, then please do subscribe my channel, and any suggestion is welcomed, and you can put that into the comment section, and it would be readily followed. And thank you for now.